ओके जी, ब्रेक से पहले जो है हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस की डेफिनेशन को कर रहे थे और उसके जो है हमने 7 स्टेप्स को जो है ओवरऑल जो है वो डिफाइन किया था। अब हम थोड़ा सा जो है स्टेप्स को जाकर इन डेप्थ में जाकर उनको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सर आपकी स्क्रीन इतनी छोटी क्यों हो गई? क्या लिखा है कि नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो, बैंडविड्थ इज। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू, बड़ी हो जाएगी फिर छोटी हो जाएगी। वो एक्चुअली आपका ब्लर भी आ गया ना स्क्रीन, तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा। हम्म। अच्छा, वेट अ मिनट। ठीक होगी सर। ओके जी, हम बात कर रहे थे नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की। तो स्टेप 1 था हमारा, जिसमें हमने प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो सकता है और ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो उसके लिए जो पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं, लाइक टू टेस्ट द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू गिवन है, हम उसको सपोज करते हैं इन जनरल म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? ये कोई पॉपुलेशन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है कोई। मतलब यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 100 हो सकता है, यहाँ पे 1000 हो सकता है। हमने उसको टेस्ट पास जो है पॉपुलेशन का मीन, अगर हमने उसको टेस्ट करना है तो हमारे पास पॉसिबल नल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? एक तो नल हाइपोथेसिस हो सकता है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। अच्छा, और अगर उसका ऑल्टरनेट हम डिफाइन करें तो ऑल्टरनेट हमारा ये हो सकता है। ऑल्टरनेट हमारा लेस देन हो सकता है। ऑल्टरनेट हमारा मोर देन हो सकता है। तो ये 3 कंडीशंस आ गई कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम के अंदर एच नॉट इस शेप में मिले, मतलब वो हमें कह दे कि पॉपुलेशन का मीन टेस्ट करें, दिस इज इक्वल टू 10, तो हम उसका ऑल्टरनेट उठा सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। हम उसका ऑल्टरनेट ले सकते हैं म्यू इज लेस देन 10। हम उसका ऑल्टरनेट ले सकते हैं म्यू इज ग्रेटर देन 10। हम इसके थ्रू भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर विल बी सेम। ये मैं उस वक्त की कंडीशन बता रहा हूं जब क्वेश्चन के अंदर एच नॉट एच वन गिवन नहीं होंगे, हमने प्रॉब्लम को पढ़ के खुद डिसाइड करना है। ये उस केस में आपको बता रहा हूं।
अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको दे देते हैं एच नॉट ये एच वन ये, अब आपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसीजर रन कर, वो एच नॉट एच वन दे देता है, एच नॉट एच वन आपको दे देता है, एच वन एच नॉट आपको दे देता है और कहता है कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये कंडीशन में उस केस में बता रहा हूं जब एच नॉट एच वन प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंटल प्रॉब्लम होगा। अब स्टेटमेंटल प्रॉब्लम को पढ़ के हमने डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ, ठीक है। अगर एच नॉट ये होगा तो उसका एच वन ये हो सकता है, एच वन ये हो सकता है, उसका एच वन ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू में आ जाते हैं, यहां इक्वल टू है, यहां इक्वल टू है, यहां इक्वल टू है, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू आ गया तो हमारा एच वन जो है वो एक तो नॉट इक्वल टू में आ सकता है, और अगर एच वन को आप लिखना चाहें तो आप मोर देन लिख सकते हैं, लेस देन में नहीं लिख सकते इसमें। लेस देन में नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर इसको भी लेस देन में लिख दिया और ये भी लेस देन में आ रहा है, इसमें कोई चीज कॉमन आ जाएगी, तो कॉमन नहीं होना चाहिए इसमें कोई चीज, देखे ना, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू, दोनों डिफरेंट हो गए। ये इक्वल टू है, ये लेस देन है, दोनों डिफरेंट हो गए, कोई चीज कॉमन नहीं है। इक्वल टू, मोर देन, कोई चीज कॉमन नहीं है। लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कोई चीज भी इनमें कॉमन नहीं है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, कोई चीज भी इनमें कॉमन नहीं है। और अगर आपने लेस देन लिख दिया तो फिर कॉमन आ गया, आपका स्टेटमेंट का पहला स्टेप गलत हो गया। तो इस केस में अगर आपने एच नॉट ये डिसाइड किया है तो आपने एच वन मोर देन लेना है या नॉट इक्वल टू लेना है, लेस देन नहीं ले सकते इस केस में, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर किसी ने लेस देन ले लिया उसका पूरा प्रोसीजर गलत हो गया, पूरे स्टेप्स गलत हो गए, पहला स्टेप ही गलत हो गया तो आगे क्वेश्चन कैसे सही होगा। फिर अगर आपका एच नॉट जो है, अगर आपका एच नॉट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो फिर हम एच वन को जो है एक तो नॉट इक्वल टू केस में ले सकते हैं, और अगर आपका एच नॉट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू में आ गया तो फिर हम एच वन को जो है, अब हम यहाँ पे लेस देन ले सकते हैं, अब हम यहाँ पे मोर देन नहीं ले सकते। तो ये 6 कंडीशन हो गई, ये 7 हो गई। फिर मतलब सेम ही होगा, हमेशा ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा, नेगेटिव होगा, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं रखेंगे, बस जो उसकी डेफिनेशन है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एच नॉट का ऑल्टरनेट होता है, मतलब उसका ऑपोजिट होता है, मतलब उसका नेगेटिव होता है, मतलब उसमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी। अगर कॉमन आपको नजर आ रही है ना तो आप उसको फौरन चेंज कर दें। तो इस चीज को हम जो है इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। इसका ऑल्टरनेट हमारा हो सकता है एच वन म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, इसका हमारा एच वन हो सकता है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, इसका हमारा एच वन हो सकता है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये 3 कंडीशंस मैंने इस तरह से शो कर दी कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ये सपोज किया जाता है तो उसका ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं। यही चीज मैंने इस तरह से बॉक्सेस में लिखी। सर पहला कौन सा है? एच वन इज इक्वल टू म्यू प्लस, ये वाला, ओके, ये है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा एच नॉट जो है वो इस तरह से आ जाए म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट, अगर हमने एच नॉट को ये डिसाइड किया है तो हम एच वन क्या कह सकते हैं, एच वन विल बी टू टाइप्स। एक आपका होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, और दूसरा आपका होगा एच वन म्यू इज, ये लेस देन है तो ये मोर देन है। अगर एच नॉट ये डिसाइड किया है
तो उसका ऑल्टरनेट आप ये भी लिख सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये लिख सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये लिख सकते हैं। ये तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फिर अगर आपने एच नॉट ये डिसाइड किया है तो उसका ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं। ये मैंने इन 2 बॉक्स में लिखा है। अब ये तीसरी कंडीशन, अगर आपने एच नॉट को डिसाइड किया हुआ है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो आप फिर इसके 2 ऑल्टरनेट ले सकते हैं। एक ऑल्टरनेट आप ये ले सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, और दूसरा ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो ये 2 कंडीशन मैंने इस तरह से लिख दी ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाए कि हम अपने प्रॉब्लम के अंदर से अगर एच नॉट डिसाइड करते हैं तो एच नॉट हमारा 3 पॉसिबल केसेस में डिफाइन हो सकता है। हम जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, हम प्रॉब्लम पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे हमारा एच नॉट ये बन रहा है, या एच नॉट इस शेप में बन रहा है, या एच नॉट इस शेप बन रहा है। इन 3 के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम पढ़ेंगे, हमने पहले एच नॉट को उसमें से डिफाइन करना है कि हमारा एच नॉट इस प्रॉब्लम में क्या होगा। तो ये 3 कंडीशन हमारे जहन में होनी चाहिए, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू। तो इन तीनों में से कोई हम एक डिसाइड कर लेंगे अपने प्रॉब्लम के अंदर से कि हमारे प्रॉब्लम के अंदर एच नॉट किस टाइप का है। इन तीनों से कोई एक डिसाइड कर लेंगे। फिर अगर ये डिसाइड करते हैं तो फिर आपने H1 की तरफ आना है, ऑल्टरनेट की तरफ। तो इस केस में हमारे पास ऑल्टरनेट 3 तरह के हो सकते हैं। इस केस में ऑल्टरनेट हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, और इस केस में ऑल्टरनेट हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। डेफिनेशन को भी ध्यान रखते हैं कि ऑल्टरनेट जब भी आप बनाएंगे वो नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट होगा। उसमें कोई चीज सिमिलर नहीं होगी, कोई चीज कॉमन नहीं होगी। एच नॉट आपने डिसाइड कर लिया, H1 डिसाइड करना के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने इसके उलट उठाना है, इसको ऑपोजिट उठाना है, इसका नेगेटिव उठाना है। तो आप देखिए नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तीनों टाइप के एच नॉट में आ रहे हैं नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, जब ये इक्वल टू है तो फिर लेस देन भी आ रहा है, मोर देन भी आ रहा है। अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो सिर्फ मोर देन आएगा, अगर ये ग्रेटर देन है तो सिर्फ लेस देन आएगा। बस इतना सा याद रखना आपने अपने जहन। आपके सामने किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाए ना, आप उसमें से एच नॉट, H1 इजीली डिसाइड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें एच नॉट हमारा ये 3 टाइप्स का हो सकता है। बस इन तीनों में से कोई ना कोई एक टाइप होगी। अब वो क्या है वो हम देखेंगे। इक्वल टू के लिए हम एग्जैक्ट का वर्ड करते हैं, एग्जैक्ट। इक्वल टू के लिए हम यूज जो करते हैं वो है एग्जैक्ट का वर्ड। जहां पे एग्जैक्ट लिखा होगा ना, इसका मतलब है वो इक्वल टू के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे लेस देन इक्वल टू लिखा होगा ना, इसका मतलब है एट मोस्ट। वर्ड प्रॉब्लम है जहां पर एट मोस्ट लिखा हुआ नजर आ जाए ना, आप समझ जाएं इसमें आपके पास लेस देन इक्वल टू है। एट मोस्ट का मतलब ये होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। जब इससे ज्यादा नहीं होगा तो इससे कम होगा, तो इसके कम भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। लेस देन इक्वल टू को हम एट मोस्ट कहते हैं। सिमिलरली इस सिंबल को हम कहते हैं एट लीस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एट लीस्ट का वर्ड नजर आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये एच नॉट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू को कह रहा है, क्योंकि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम वैल्यू ये होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो अगर मोर देन इक्वल टू आता है ना तो वो एट लीस्ट को शो करता है, लेस देन इक्वल टू जो आता है वो एट मोस्ट को शो करता है। ये सिर्फ मोर देन, इसके साथ इक्वल टू नहीं है ना, ये सिर्फ मोर देन को शो करता है। मोर देन, मोर देन कह सकते हैं या ओवर कह सकते हैं, क्योंकि ओवर में, मोर देन में इक्वल टू का साइन नहीं आता। इसको लेस देन कह सकते हैं, इसको हम लेस देन कह सकते हैं, और इसको हम फ्यूअर भी कह सकते हैं, फ्यूअर। फ्यूअर में, लेस देन में इक्वल टू का साइन नहीं आता। एट लीस्ट में मोर देन इक्वल टू का साइन आता है, एट मोस्ट में लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। तो जैसे स्टेटमेंटल प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें ये वर्डिंग होती है। अब हमने इन वर्डिंग को देख के डिसाइड करना है कि हमारा एच नॉट क्या होगा, H1 क्या होगा। प्लस
इस पूरे चार्ट के अंदर आप एक की पॉइंट को नोट कर लें। वो की पॉइंट क्या है? जो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना, ऑल्टरनेट, ये कभी भी नेवर कम्स इन इक्वल टू साइन। ये कभी भी आपको इक्वल टू के साइन के साथ नजर नहीं आएगा। ये पूरा चार्ट का एक की पॉइंट है। आप पूरे चार्ट पे देख लें, कहीं पर आपका H1 के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा। H1 में अगर इक्वल टू का साइन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ H0 में आएगा बस। मस्ट बी कम विद इक्वल टू, मतलब H0 जब भी आएगा ना वो इक्वल टू के साइन के साथ आएगा। H1 जब भी आप लिखेंगे उसमें आपने इक्वल टू का साइन शामिल नहीं करना। पूरे चार्ट में देख लें आप, H0 देखें इक्वल टू आ रहा है, H0 इक्वल टू, H0 इक्वल टू, H0 इक्वल टू, ये देखें लेस देन के साथ इक्वल टू आ रहा है। H0 इक्वल टू, H0 इक्वल टू, देखें मोर देन इक्वल आ रहा है, H0 इक्वल टू। अच्छा, अब आप H1 को देखें, H1 में नॉट इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है। H1 देखें सिर्फ लेस देन है, इसके साथ इक्वल टू नहीं है। H1 देखें मोर देन है, इसके साथ इक्वल टू नहीं है। H1 देखें नॉट इक्वल टू, H1 ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है इसके साथ। H1 नॉट इक्वल टू, H1 लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो H0 जब भी आएगा इक्वल टू के साइन के साथ आएगा, और H1 जब भी आप लिखेंगे विदाउट इक्वल टू साइन के साथ लिखेंगे। ये दो चीजें ध्यान में रखें, आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर H0 या H1 लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये दो स्टेटमेंट याद रखें बस। H1 में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, H0 जब भी आएगा इक्वल टू के साइन के साथ है। बाकी ये वर्डिंग है, ये वर्डिंग आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है, फीवर देन का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोर देन का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है। ये जाहिर बात है स्टेटमेंट तो वो आपको देगा। अब स्टेटमेंट्स के अंदर वो इंग्लिश के वर्डिंग क्या यूज करता है, अब इस चीज को तो आपको पता होना चाहिए इस स्टेज पे। मतलब अब आप ये कहें कि मुझे एटलीस्ट का मतलब नहीं आता, मुझे एट मोस्ट का मतलब नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कि मोर देन का मतलब क्या होता है, मुझे ये नहीं पता कि फ्यूअर देन का मतलब क्या होता है, फिर ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, फिर तो हम नहीं कहेंगे इम्पॉसिबल है कि आप प्रॉब्लम पढ़ के उसमें से H0 H1 डिसाइड करें, फिर तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल हो गया। मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, और प्लस ये की पॉइंट्स जब आप इनको लिख रहे हो ना, तो ये की पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। H0 के साथ मैंने इक्वल टू का साइन लाजमी लिखना है, किसी भी शेप में, मतलब इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू, किसी भी शेप में मैंने इक्वल टू का साइन लिखना है H0 में। H1 किसी भी शेप में मैं जब उसको लिखूंगा ना, उसमें मुझे इक्वल टू के साइन को शो नहीं करना। H1 में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, H0 में इक्वल टू का साइन आएगा। बाकी ये वर्डिंग याद रखें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपको तंग करे। आप इजीली प्रॉब्लम पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसमें हमारे पास H0 क्या होगा, H1 क्या होगा। तो कभी कभी ना वो प्रॉब्लम के अंदर H0 नहीं देता आपको, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, H0 नहीं देता, H0 को डिफाइन नहीं करता, वो H1 को डिफाइन कर देता है। तो अब आपको पता होना चाहिए H1 अगर उसने डिफाइन किया तो ये H1 किस H0 का हो सकता है, वो फिर आपको पता होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर H1 देते हैं तो फिर H0 कैसे लिखते हैं, अगर H0 देते हैं तो फिर H1 कैसे लिखते हैं। बस ये दो चीज ध्यान में रखें, आप H0 से H1 को भी लिख सकते हैं और H1 से H0 को भी लिख सकते हैं। ओके जी, ये था हमारा स्टेप 1। अब आप देख लें स्टेप 1 कितना मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा था इस पूरे टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर हमारा स्टेप 1 जो है ना, ये सबसे मुश्किल तरीन स्टेप है। ये हमारा स्टेप सही हो गया ना, तो हमें आगे किसी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यहीं पे हमारी मिस्टेक हो गई, हमने H0 को कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिया,
H1 को कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिया, मतलब यहीं पे हमारी गलती हो गई, तो फिर जाहिर बात है पूरा क्वेश्चन जो है हमारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस सारा गलत हो जाएगा। मतलब एंड पे जो कंक्लूजन होगा, मेन तो हमारा कंक्लूजन है ना कि हमने H0 एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब पता चला हमने H0 ही गलत लिखा हुआ है, तो फिर सारी बात है कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। अब पहला स्टेप भी गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया, तो फिर पूरा क्वेश्चन क्या रह गया? कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है ना, वो सिर्फ स्टेप 1 पे डिपेंड कर रहा है। स्टेप 1 के लिए हम कुछ क्लास में कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट बुक्स के प्रॉब्लम्स हम उठाकर क्लास में सॉल्व करेंगे, और H0 H1 को देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर इनको किस किस तरह से डिफाइन किया है और हमने किस तरह से इनको लिखना है। ये इंशाल्लाह हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की भी और डिफरेंट बुक्स के प्रॉब्लम्स की भी। मतलब एक ही बुक को फॉलो नहीं करेंगे, डिफरेंट बुक्स को भी हम फॉलो करेंगे। कुछ मैं करूंगा, कुछ मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, वो आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा देंगे। असाइनमेंट भी हो जाएगा, मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को जब तक वो पता ना हो ना कि इसके मार्क्स हैं, तो वो उसको इंटरेस्ट के साथ सॉल्व नहीं करता। और अगर कहें ये सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लेना, वो फिर प्रैक्टिस हो ही जाती है फिर। तो इंशाल्लाह फिर कमिंग क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने डिसाइड करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जैसे आपको बताया क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। और अगर गिवन ना भी हो ना, तो हम 1%, 2%, 3% से 10% तक कोई भी एवरेज, कोई भी वैल्यू जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मली हम इसको अज्यूम कर लेते हैं जो इनके एवरेज होते हैं। वैसे ही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको बताता है क्वेश्चन में। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ, तो ये नहीं कि हम कहें कि उसकी मिस्टेक है, क्या हम अपनी मर्जी से 1 से लेकर 10 तक अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम सेंटर वाला एलिमेंट जिसको हम एवरेज कहते हैं ना, 1 से 10 का एवरेज क्या है 5%, हम 5% को लेकर अपने क्वेश्चन को शुरू करें। वरना आप 1% भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कोई भी ले लें। ये उस केस में जब गिवन ना हो, और जब गिवन है तो फिर तो जाहिर बात है जो गिवन है वही उठाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, ये हमारे पास गिवन होता है। अगर गिवन नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। स्टेप 3 में आएंगे जिसमें हमने कहा था वन टेल टेस्ट, और जिसमें हमने कहा था टू टेल। वन टेल टेस्ट, टू टेल का मतलब ये होता है टू डिफाइन द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को क्या कहते हैं? रिजेक्शन रीजन। ऑन वन साइड ओनली और ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट एंड राइट। ये देखिएगा, ये हमारा नॉर्मल कर्व है। हमने अपने ग्राफ के अंदर क्रिटिकल रीजन जिसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं, वो हमने दोनों तरफ से डिफाइन किया, एक लेफ्ट साइड से भी डिफाइन किया और एक राइट साइड से भी डिफाइन। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने रिजेक्शन रीजन को सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे डिफाइन करते हैं, दूसरी साइड पे हम डिफाइन नहीं करते। जैसे लेफ्ट साइड पे डिफाइन कर दिया, राइट साइड को आपने छोड़ दिया, ये लेफ्ट साइड। तो इसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। इसको हम कहते हैं वन टेल टेस्ट। और वन टेल टेस्ट भी कौन सा? राइट साइड का। इसको भी हम वन टेल टेस्ट कहते हैं, और वन टेल टेस्ट कौन सा? लेफ्ट साइड का। तो वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट का मतलब क्या हुआ?
डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से कि वन टेल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम रिजेक्शन रीजन सारा का सारा किसी एक साइड पे डिफाइन करें, या तो राइट साइड पे या वो लेफ्ट साइड पे। अगर सारा रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो फिर ऐसे टेल टेस्ट को हम वन टेल टेस्ट कहते हैं और राइट साइड का। और अगर आपने सारा क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन आपने लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है, राइट साइड पे शो नहीं किया हुआ, तो ऐसे टेस्ट को भी हम वन टेल टेस्ट कहते हैं, मगर ये लेफ्ट साइड का होगा। और अगर आप क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन को जो है दोनों साइडों पे डिफाइन करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर, जैसे हमने इंटरवल एस्टिमेशन में किया था, तो ऐसे टेस्ट को हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। तो इस केस में फिर हम अल्फा को 2 से डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास अल्फा होता है ना, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर आधा इस तरफ आधा इस तरफ। इस केस में हम डायरेक्ट फिर अल्फा को उठाते हैं, और इस केस में हम डायरेक्ट अल्फा को उठाते हैं, उसको 2 से डिवाइड नहीं करते। जो भी अल्फा की वैल्यू होगी ना, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे शो करेंगे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब वो टू टेल टेस्ट होगा। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने प्रॉब्लम को वन टेस्ट करना है या टू टेल टेस्ट सीखना है? ये तो डेफिनेशन हो गई ना, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है। अब हमने प्रॉब्लम पढ़ा, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, H0 H1 को डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने स्टेप 2 को भी कंप्लीट कर लिया, अल्फा की वैल्यू डिसाइड कर ली। अब हम स्टेप 3 में देख रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है, गिवन प्रॉब्लम जो है, वो वन टेल टेस्ट से होगा या टू टेल टेस्ट से होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे H1 की तरफ। अगर आपका H1 नॉट इक्वल टू की फॉर्म में है, अगर आपका वहां पे टू टेल टेस्ट यूज करें, और अगर आपका H1 जो है वो नॉट इक्वल टू की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो ग्रेटर देन में है या वो लेस देन में है। नॉट इक्वल टू, मोर देन, लेस देन। मोर देन राइट साइड का वन टेल टेस्ट, लेस देन लेफ्ट साइड का वन टेल टेस्ट। अब देखो, ये चीज भी आपकी स्टेप 1 पे डिपेंड कर रही है। अगर आपका स्टेप 1 सही है ना, तो ये चीज भी सही होगी, और अगर स्टेप 1 के अंदर कोई मिस्टेक हुई है तो ये स्टेप भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपने स्टेप 1 के अंदर H1 ये डिसाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब है आप अपने प्रॉब्लम को टू टेल टेस्ट से करेंगे। अगर आपने अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर H1 को जो है वो ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने सारा का सारा क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे शो करना है, क्योंकि राइट साइड पे ग्रेटर देन होता है ना, और लेफ्ट साइड पे लेस देन होता है। तो लेस देन के लिए लेफ्ट साइड क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं, और मोर देन के लिए राइट साइड का क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं, और नॉट इक्वल टू के लिए बोथ ऑफ साइड। तो स्टेप 3 जो है वो हमारा स्टेप 1 के अंदर जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उस पे डिपेंड करता है कि हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या डिफाइन किया। नॉट इक्वल टू की फॉर्म में डिफाइन किया है, लेस देन की फॉर्म में डिफाइन, या मोर देन की फॉर्म में डिफाइन किया है। तो अगर हम इसको नॉट इक्वल टू की फॉर्म में डिफाइन किया है, तो हम क्रिटिकल रीजन को दोनों साइडों पे डिफाइन करेंगे, लेफ्ट भी राइट भी। ऐसे टेल टेस्ट को हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। अगर हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सिर्फ एक साइड पे डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं वन टेल टेस्ट। ये दो तरह का होता है, लेफ्ट साइड और साइड। लेफ्ट साइड का वन टेल टेस्ट क्या होता है? जब हम सारा क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे शो करें। और सिमिलरली राइट साइड का वन टेल टेस्ट क्या होता है? जब हम सारा क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे शो करें, लेफ्ट साइड पे ना करें। जब हम दोनों साइडों पे क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, बीच में होता है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। तो अगर राइट साइड पे हमारा रिजेक्शन आ रहा है वन टेल टेस्ट में, तो लेफ्ट साइड पे हमारा एक्सेप्टेंस होगा। और अगर हमारा क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो राइट साइड पे हमारा सारा एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस किसका या रिजेक्शन किसका? H0 का। H0 रिजेक्ट कर रहे हैं, H0 एक्सेप्ट कर रहे हैं, H0 रिजेक्ट कर रहे हैं, H0 एक्सेप्ट कर रहे हैं, H0 रिजेक्ट कर रहे हैं,
एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए दोबारा सुने मैंने क्या कहा है। जब हम टेल टेस्ट को देखते हैं, टेल टेस्ट मतलब 2 टेल टेस्ट या 1 टेल टेस्ट, तो हम H1 को देखते हैं। टेल टेस्ट H1 को देख के डिसाइड करते हैं कि टेस्ट कौन सा करेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये आपका रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी है। तो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस किसकी होगी? ये H1 की नहीं है। H1 तो ऑल्टरनेट है ना। H1 हमारा स्टेटमेंट थोड़ी है जिसको हमने वेरीफाई करना है, या H1 हमारा थीसिस थोड़ी है। हमारा थीसिस तो H0 है। हमने जितना भी काम किया है वो तो H0 है। हम तो H0 को टेस्ट कर रहे हैं। H1 तो हमने एज अ ऑल्टरनेट लिखा हुआ है कि कहीं पर फॉर एग्जांपल H0 रिजेक्ट हो जाता है तो हम फौरन H1 को एक्सेप्ट करें। क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है रिसर्च के अंदर, खास तौर पर रिसर्च कोई एक दिन की नहीं होती। रिसर्च में सालों साल लग जाते हैं। कोई नई चीज, कोई नई थ्योरी